नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी हैं मनीषा शर्मा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, बीते 9 साल में 150% प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हुई है वृद्धि। 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को वितरित की सीड कैपिटल। छत्तीसगढ़ में जारी हुआ भाजपा का संकल्प पत्र। अमित शाह ने कबीरधाम की रैली में भूपेश बघेल को बताया प्रीपेड सीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे की अबहानपुर में रैली। दिलाया विश्वास की जनता के बीच रहकर वादे पूरे करेगी कांग्रेस सरकार। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से माफी मांगने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में निलंबन याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी की टिप्पणी। राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने 7 नवंबर को उपस्थित होने के दिए निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई जगहों पर AQI 500 के पार। शनिवार तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद। अगले 7 दिनों तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। भाजपा ने प्रदूषण को कंट्रोल करने पर असफल रहने पर केजरीवाल सरकार को बनाया निशाना। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। कामाख्या के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। गाजा पर तेज होते हमलों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। मानवीय संकट को लेकर काफी अहम माना जा रहा है ब्लिंकन का ये दौरा। और क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड अफगानिस्तान के बीच लखनऊ में मैच जारी। नीदरलैंड ने अफगान टीम के सामने जीत के लिए रखा 180 रन का लक्ष्य। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अफगानिस्तान को मुकाबला जीतना जरूरी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। ये कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज देश का कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। प्रधानमंत्री की ओर से इस सहायता से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खान पान में जो विविधता देखते हैं, उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संचालित करने की अद्भुत क्षमता है। भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं ही रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि विश्व में बदलती हुई फूड डिमांड को देखते हुए खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। खासतौर पर मिलेट को लेकर भारत में व्यंजनों की विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थिति है। विश्व में बदलती हुई फूड डिमांड और उसी में भारत का रोल, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के वजह से हमारे मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मिली हुई मान्यता, दुनिया का भारतीय फूड के प्रति रुझान और इन सारी चीज़ों को देखते हुए फूड इंडस्ट्रीज़ को जिस प्रकार की नीतियों का प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में अनुपालन हो रहा है, इसके जरिए इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्कोप एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुल रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज वर्ल्ड फूड इंडिया के शानदार आगाज पर खुशी जताते हुए कहा कि 81 देश, 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा वक्ता और लगभग 50 से ज्यादा लोग नॉलेज सेशन में शामिल हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पिछले 9 साल में 150% की उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है। 81 देश इसमें भागीदार होंगे। 1000 के आसपास खरीदार जिनको हम कहते हैं, उसमें तमाम लोग होंगे, इंडस्ट्री होगी, नॉलेज पार्टनर्स होंगे। 200 इसमें वक्ता हैं, 50 से ज़्यादा नॉलेज सेशन इसमें होंगे। अच्छी बात है कि आज भाषण में उन्होंने थीम रख दी है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन है वो दुनिया को भुखमरी से बचाएगा। भारत का उसमें बड़ा योगदान है और इसलिए उन्होंने मिलेट्स की बात की है और मिलेट्स बेस्ड जो चीज़ें हैं हमारे खान पान का हिस्सा बननी चाहिए। भारत में हमारा छोटा किसान और जो लघु उद्यमी हैं और खास करके महिलाएं, ये हमारे आधार स्तंभ है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में तमाम फूड कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। आयुष मंत्रालय ने भी अपना स्टॉल लगाया है। आयुष मंत्रालय क्या संदेश देना चाहता है, आइए देखते हैं इस बातचीत में।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में तमाम कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। भारतीय व्यंजनों को यहाँ पर चखा जा सकता है, उनकी खासियत के बारे में जाना जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने भी अपना स्टॉल लगाया है। डॉक्टर सुषमा कुमारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप दर्शाना चाहते हैं आयुष मंत्रालय के स्टॉल के जरिए? जी नमस्ते। आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, आरएवी की तरफ से सर हमारे कुछ आहार द्रव्य यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे जनमानस को आहार के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है कि आहार को वो अगर वे अच्छी तरह से आहार का सेवन करते हैं तो हम रोगों से जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड रोग हैं उसमें मुख्य कारण जो है एक आहार का उचित रूप से सेवन नहीं करना है। तो हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आहार जो है इस तरह से खाएं कि रोग उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पे हमने यूनानी, सिद्धा, आरएवी और आयुर्वेद की तरफ से कुछ फूड प्रोडक्ट्स रखे हैं जिसमें मिलेट्स जो है मुख्य रूप से इंक्लूड किए गए हैं। मिलेट्स के आहार द्रव्यों को जो है हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। एक सवाल आता है कि बच्चे स्वस्थ रहें, महिलाएं स्वस्थ रहें, उसमें मोटे अनाजों की क्या भूमिका हो सकती है? जी देखिए, आज के जीवन में जंक फूड पे बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जंक फूड छोड़कर बच्चे अपना आहार, जो हमारा ट्रेडिशनल आहार है, उसे अपनाएं। तो बच्चों में जो हड्डियां कमज़ोर होना, बौद्धिक विकास ना हो पाना या शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यदि वह जंक फूड छोड़कर इस तरह के मिलेट बेस्ड आहार या आहार द्रव्यों पे शिफ्ट होते हैं तो हम इस तरह की बीमारियों बचा सकते हैं। महिलाओं में भी, जैसे कि सूतिका में, गर्भावस्था में, या फिर जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं या मासिक धर्म से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उसमें बहुत से रोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर जीवन में इस तरह के आहार द्रव्यों को हम अपनाएं। बहुत महत्वपूर्ण है कि मोटे अनाज किस तरह से फायदेमंद है। लाइफस्टाइल जो डिसीज कहते हैं, जो जीवन शैली से जुड़े रोग से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए इससे बहुत फायदा हो सकता है। तो तमाम दो स्टॉल लगाए गए हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में। आयुष मंत्रालय ने भी स्टॉल लगाया है जिससे दुनिया बेहतर तरीके से मोटे अनाजों के फायदे के बारे में जान सके। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने राज्य की जनता से कई वादे किए हैं, जिसके तहत हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे, 18 लाख पीएम आवास योजना का घर, तेंदुपत्ता 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा में खरीदी, अतिरिक्त संग्रह करने वाले 4,500 रुपये बोनस, आयुष्मान भारत योजना, इसके साथ 10 लाख रुपए तक हेल्थ स्कीम दी जाएंगी, 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी, पीएससी में घोटाला नहीं होगा और जिन्होंने घोटाला किया है वो अब ना सो पाएंगे ना बख्शे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एचसीआर बनाया जाएगा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर बनाया जाएगा एक, और गैस कनेक्शन 500 रुपयों में दिए जाएंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा भी दी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास हुआ है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। संकल्प पत्र जारी करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। वहां भी उन्होंने भूपेश बघेल को प्रीपेड एटीएम करार दिया और छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने का आरोप लगाया। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर
चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में त्योंथर, रीवा, सिरमौर और सेमरिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। वहीं राजस्थान में राजसमंद के नाथद्वारा में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए समर्थन और प्यार दिया था, लेकिन आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ऐसे सरकार नहीं चलती। भाजपा हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें अगर कोई अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, देश की, इस राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको प्यार दिया था सरकार चलाने के लिए, और आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, आपस में लड़ने के लिए राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई। एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है। कुछ विधायक उधर हैं तो कुछ विधायक उधर हैं। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, उसे हमारी पार्टी किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करते रहना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। देश में जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है। सैन्य इंजीनियर सेवा के प्रोबेशनर्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एक इंजीनियर की भूमिका सिर्फ गणना, डिजाइनिंग और निर्माण तक सीमित नहीं है, ये बहुत व्यापक है और इसमें समुदायों को जोड़ना, सपनों को साकार करना और भविष्य को आकार देना शामिल है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के सीकर जिले के मोदी विश्वविद्यालय के छात्राओं से मिले। उन्होंने छात्राओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए महिला आरक्षण बिल के संसद के दोनों सदनों से पास किए जाने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की नेतृत्व क्षमता देश के सबसे बड़े पंचायत में और मजबूत होगी। अब ये 1/3 विमेन है रिप्रेजेंटेशन, इसको भी थोड़ा आप समझिए। 1/3 और मोर क्यों है मैं बताता हूं।
कि 1/3 सीटों पर तो पुरुष चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा, पर 2/3 पर जहां पुरुष चुनाव लड़ेगा वहां महिला भी लड़ सकती है। और ऐसी कई सीटें होंगी जहां बिना रिजर्व सीट के भी महिला जीत कर आएगी। उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर छात्राएं भी बेहद उत्साहित थीं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से संवाद करने का क्षण बेहद गौरवान्वित करने वाला था। उन्होंने बताया कि वुमेन्स के रिलेटेड कितनी इम्पोर्टेंस है। लाइक कई घरों में होता है कि सिर्फ लड़कों को महत्व दी जाती है, लड़कियों को इतनी महत्व नहीं दी जाती है, लेकिन है ना लाइक सर ने बताया कि ये ना दोनों इम्पोर्टेंट होती है, दोनों को मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था पहले बात तो, और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं पार्लियामेंट हाउस विज़िट कर पाऊँगी। वाइस प्रेसिडेंट सर ने रिसेंटली 6 अक्टूबर को हमारे विद्यालय में विज़िट किया था, उनके बाद उन्होंने ऑफ़र किया ये अपॉर्चुनिटी। तो मुझे अभी भी यकीन है कि मतलब मैंने इतने पास से उनसे बात करी है, उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। आज हमें यहाँ आकर हमारे भारत के बारे में और जानने को मिला, भारत की संस्कृति को हमने बहुत करीब से देखा, और माननीय वाइस प्रेसिडेंट सर से मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमें न्योता दिया हमारे ही संस्था में आके, तो ये हमारे लिए बहुत भाव विभोर करने वाला क्षण है। राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी ने प्रदेश में 25 स्थानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर की गई है। आईआरएस अधिकारी रोली अग्रवाल के जयपुर स्थित आवास पर भी तलाशी ली गई है। ईडी की ये कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई है। वहीं ईडी ने पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर भी छापेमारी की। सुबोध अग्रवाल पर अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए स्वास्थ्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, भूमिगत जल विभाग और राज्य जल संसाधन योजना का जिम्मा है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उनका मकसद किसी तरह सदन की गरिमा कम करने का नहीं था। कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि वो राज्यसभा सभापति से मिलें और उनसे बिना शर्त माफी मांगे। राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार सांसद बने हैं। ऐसे में सभापति उनके निलंबन पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार कर सकते हैं ताकि राघव चड्ढा के निलंबन खत्म होने का रास्ता निकल सके। राज्यसभा विशेषाधिकार कमेटी ने आज बैठक के दौरान राघव चड्ढा के निलंबन पर चर्चा की। कमेटी ने चड्ढा को 7 नवंबर को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। वहीं कमेटी की बैठक 8 नवंबर को होगी। दरअसल राघव चड्ढा ने बिना अनुमति के ही सांसदों के नाम कमेटी के लिए प्रस्तावित किए थे, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, वो प्रदूषण पर क्या काम करेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण से जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दम घुटकू प्रदूषण दिल्ली में है और ये प्रदूषण आम जनता के लिए खतरनाक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको सत्ता में करीब करीब 9-10 साल हो गए और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये जो खतरनाक प्रदूषण है, इससे जनता को राहत मिले।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक इस वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र भुज में हो रही है। इस बैठक का आयोजन 5, 6 और 7 नवंबर 2023 को होने जा रहा है। इस बैठक में संघ की रचना के अनुसार गठित कुल 45 प्रांतों से प्रांत संघचालक, कार्यवाह और प्रांत प्रचारक और उनके सह संघचालक, सह कार्यवाह और सह प्रांत प्रचारक सहभागी होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक के लिए गुजरात के भुज पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मोहन भागवत के 8 नवंबर तक भुज में रहेंगे। मोहन भागवत बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों, राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 2024 संघ शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग में पाठ्यक्रम परिवर्तन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आयोजन होता है और इस वर्ष ये बैठक अपनी भुज में हो रही है। दिनांक 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे से इस बैठक का शुभारंभ होगा और दिनांक 5, 6 और 7 नवंबर तीनों दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक चलेगी। बैठक इसी परिसर में होगी और भुज में या कच्छ परिसर में ये बैठक पहली बार हो रही है। इस बैठक की दृष्टि से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय भुजबली जी, ये सभी लोग परिसर में आ चुके हैं और कुछ प्रारंभिक बैठकों का दौर में वो सहभागी हो रहे हैं। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति और ठीक 6:30 बजे डीडी न्यूज़ पर ज़रूर देखिए डीडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा में हमारी सहयोगी रमा त्यागी के साथ। नमस्कार।